दोस्तों नमस्कार। छात्रों के आंदोलन और उसमें सरकार की पूरी स्थिति को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो कह सकते हैं कि व्हाट्सएप से आए और इंस्टाग्राम से जा रहे हैं। लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं है। इतना सरलीकरण पूरे मामले को समझाने में नाकाम रहेगा। मामला इससे भी ज़्यादा गहरा है, जिसे न सरकार समझ पाई और न ही बड़े बड़े बुद्धिजीवी। बहुत सारे लोग जेनजी के इस उभार को देखकर बिल्कुल भौचक रह गए और आज भी उसकी सही सही व्याख्या करने में नाकाम है। कहते हैं कोई नई चीज़ जो बनती है, बनने के साथ ही अपने खात्मे का भी वह हथियार गढ़ रही होती है। यह सरकार सोशल मीडिया पर सवार होकर आई थी और अब वही उसके लिए जहर बन गया है। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी ने उठाया था। अमित मालवीय के नेतृत्व में बना आईटी सेल अपनी झूठी और मैनिपुलेटेड पोस्टों के लिए पूरे देश में कुख्यात था। मुख्यधारा के मीडिया पर उसका कब्जा तो पहले से ही बरकरार था। सोशल मीडिया पर कब्जे के जरिए देश के पूरे नैरेटिव पर बीजेपी आरएसएस ने नियंत्रण कर लिया था। लेकिन सोशल मीडिया का दायरा बढ़ने के साथ ही समाज का एक बड़ा हिस्सा न केवल उसके प्रभाव में आया, बल्कि नई बात यह रही कि उसने भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि उसके सामने आईटी सेल बौना हो गया। इस तरह से जब आम लोगों ने कंटेंट तैयार करना शुरू कर दिया तो भला उसका मुकाबला किसी 200-400 की टीम के मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट से कैसे किया जा सकता है। और इस तरह से बाजी बीजेपी के हाथ से खिसक गई। इस बीच दोनों पक्षों के बीच एक तरह का युद्ध चल रहा था, जो अपनी प्रकृति में न केवल राजनीतिक था, बल्कि उसका वैचारिक पक्ष बहुत प्रधान था, जिसे एक तरफ बीजेपी और आरएसएस संचालित कर रहे थे और उसके दूसरे मोर्चे पर जेनजी था। आरएसएस बीजेपी की पूरी कोशिश यही थी कि कैसे जनता और समाज को उसके बुनियादी सवालों से काटकर कृत्रिम किस्म के मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान जैसे मुद्दों में उलझाए रखा जाए। और उसके लिए पार्टी और उसके तमाम संगठन मिलकर इस तरह के एक के बाद दूसरा मुद्दा मुहैया कराते रहते थे। नफरत और घृणा का आलम यह था कि किसी भी मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया जाता था और फिर उसे फुस कर दिया जाता था। ऊपर से उससे होने वाला राजनीतिक लाभ भी सत्ता पक्ष की ही झोली में जाता था। इसके जरिए पूरे समाज को न केवल अपने नियंत्रण में रखा गया, बल्कि बीजेपी आरएसएस द्वारा अपने सवर्ण सांप्रदायिक आधार पर खड़े होकर समाज के एक बड़े हिस्से को स्थायी तौर पर नफरत और घृणा की चाशनी में डुबो दिया गया। और इस तरह से हिंदू राष्ट्र के कार्यभार में लोगों को लगा दिया गया था। लेकिन बीजेपी और आरएसएस एक जगह चुक गए। या तो उस पक्ष को देख नहीं सके या फिर उसे समझ नहीं सके। वह था समाज और परिवार के भीतर स्वतंत्र रूप से पल रही और बढ़ रही जेनजी पीढ़ी। यह समाज का एक ऐसा नन्हा पौधा था जो तमाम बुराइयों, दकियानूसी चीज़ों, पाखंड और हर तरह की तुच्छताओं और कुंठाओं से बिल्कुल मुक्त था। इससे पहले की पीढ़ी अगर उन अभिभावकों के संरक्षकत्व में पली बढ़ी थी, जो न केवल हिंदू संस्कारों, रीति रिवाजों और उसके हर पाखंड को मानने वाले थे, बल्कि अपने बच्चों को कैसे उससे संस्कारित किया जाए इसका पूरा ख्याल रखते थे और उसके लिए हर तरह का प्रयास भी करते थे, जिसमें सुबह उठकर बुजुर्गों के पांव छूने से लेकर मंदिर जाने और हर तरह के पूजा पाठ और कर्मकांड में विश्वास करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और पिता तथा पुत्र तथा पिता और बेटी के बीच एक निश्चित किस्म की
दूरी के साथ आदर और प्रेम भाव बना रहता था, जिसमें अनुशासन का पक्ष प्रधान होता था। लेकिन जेनजी पीढ़ी इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मुक्त है। यह उन पिताओं और गार्जियंस के संरक्षकत्व में पली है जो बच्चों को अपना दोस्त मानते हैं और उसकी ख्वाहिशों और सपनों के लिए अपनी पूरी पूंजी लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं। इन बच्चों पर ना तो किसी तरह की पाबंदी होती है और ना ही बंधन। वह बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और यहाँ तक कि समय आने पर अपने माँ बाप से भी किसी मसले पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह प्रक्रिया सोशल मीडिया के आने के साथ ही और तेज हो गई। इसका न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया से वास्ता था। बाहरी जगत में क्या हो रहा है और चीज़ें कैसे संचालित हो रही हैं वह उससे परिचित है। यह पीढ़ी अपनी सोच में बिल्कुल वैज्ञानिक और तार्किक है। उसे केवल सच से मतलब है। झूठ और पाखंड उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र समेत तमाम दकियानूसी और पिछड़ी सोच की दीवारों को अपने पैदा होने के साथ ही उसने ढा दिया था और जिस माहौल में वह पली बड़ी है उसमें उसकी कोई जगह नहीं बचती है। ऐसे में चेतना के स्तर पर न केवल यह बेहद उन्नत है बल्कि उतनी ही वाइब्रेंट भी है। ऐसे में समाज में ऊंची चेतना से लय से एक ऐसी पीढ़ी आ गई है जो न केवल सोशल मीडिया पर मौजूद है बल्कि हर तरीके से सक्रिय है। ऐसा होने के बाद उसका समाज की सबसे पिछड़ी चेतना से टकराव होना बिल्कुल निश्चित था। यही हुआ। उसमें नीट जैसे सवाल जो उनके सीधे जीवन से जुड़े थे वो माध्यम बन गए। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ उनका अपना हित था, दूसरी तरफ सोच और समझ का मोर्चा। उन्होंने पोजीशन ले ली और भिड़ गए बीजेपी आरएसएस से। अब सरकार की अक्की बक्की गोल है। सरकार को समझना चाहिए यह केवल शिक्षा और परीक्षा का मामला नहीं है बल्कि पूरी सोच और समझ से इसका वास्ता है। मैं पहले भी अपने दोस्तों से कहता था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भले ही शुरू में बीजेपी आरएसएस ने कर लिया हो, लेकिन एक प्रक्रिया में वह उनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि इससे लोगों को अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा था। लोग न केवल व्हाट्सएप ग्रुपों, फेसबुक और ट्विटर समेत इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर एक दूसरे से जूझ रहे थे बल्कि इसके जरिए उनकी चेतना भी समृद्ध हो रही थी। ऐसे मौक़ों पर कोई आस्था और विश्वास काम नहीं आती बल्कि हथियार तर्क और विवेक ही होते हैं। वैज्ञानिक मूल्य उसमें बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। लिहाजा जो इन चीज़ों से लैस होगा जीत की बाजी उसके हाथ होगी। और आखिर में यह बात तय हो गई कि समय के पहिए को पीछे नहीं ले जाया जा सकता है बल्कि मौजूदा दौर की पूरी ऊर्जा भविष्य के निर्माण में लगाई जानी चाहिए और जेनजी जैसी आखिरी पीढ़ी उसकी अगुवाई कर सकती है। यह अपने किस्म का रेनेसां था और है जो पूरे समाज में चल रहा है। जिस संविधान के मूल अभी हवाओं और कागजों में थे अब वह जमीन पकड़ रहे हैं और लोगों की सोच और समझ का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन लगता है बीजेपी ने अभी तक इससे कोई सबक नहीं लिया। वह अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। पीएम मोदी को लगता है कि वह इंस्टाग्राम पर आएंगे और जेनजी का दिल जीत लेंगे। लिया जाओ हर रोज रात 12 बजे कुछ ना कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बीच बच्चों को प्यार और दुलार से समझाने और उनकी भावनाओं को समझकर उनकी चोटों पर मरहम पट्टी करने की जगह उनका नए सिरे से उत्पीड़न शुरू कर दिया गया है। आंदोलन में शामिल बच्चों को चिन्हित कर न केवल उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं बल्कि अपने जॉम्बी गुंडों को लगाकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर उन्हें धमकियां दिलवाई जा रही हैं। और कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें कुछ अपशब्द बोलने वाली लड़कियों को राह चलते परेशान किया जा रहा है। जंतर मंतर की ताज़ा तस्वीर सरकार की मौजूदा सोच को जाहिर कर देती है, जहां न केवल बैरिकेड की बिल्डिंग कर उसे मजबूत कर दिया गया है बल्कि आंदोलन से निपटने के और कड़े तरीके तैयार किए जा रहे हैं।
बीजेपी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि यह बैकफायर करेगा और उसके लिए बेहद घातक साबित होगा। उसको नहीं पता इस आंदोलन से सीखने और उससे उबरने की जगह वह अपने कब्र का रास्ता तैयार कर रही है। एक ऐसे दौर में जबकि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवारों का दौर शुरू हो गया है, परिवार के सदस्यों में स्वतंत्रता और स्वायत्तता अब एक सिद्धांत नहीं बल्कि अभ्यास का हिस्सा बन गया है और वह सब कुछ लोगों के जेहन और दिनचर्या में शामिल हो गया है। उस समय आप संस्थाओं पर कब्जे का अभियान छेड़ दिए हैं, उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, परिवारों समेत पूरे समाज को एक खास विचार और पद्धति पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मूल्यों और सिद्धांतों के स्तर पर भी अपनी बात को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के रिपल्सन का होना बिल्कुल तय था। या कब होगा इसको लेकर लोग निश्चित नहीं थे, लेकिन उसकी आशंका बराबर बनी हुई थी। इसे कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर भी चिन्हित किया जा सकता है। मोदी जी गुजरात दंगे के समय इस सिद्धांत का उल्लेख किए थे, लेकिन उस समय तर्क उनके पक्ष में था, लेकिन आज उनके खिलाफ खड़ा हो गया है और उसका स्वाद भी उनको ज़रूर कड़वा लग रहा होगा। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई टिप्पणी हो, किसी तरह की प्रतिक्रिया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।